गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अंकित सर, फिजिक्स लेक्चरर एट बीड़ा पानी इंटर कॉलेज। आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम आपके पहले चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र इसके बारे में स्टडी करेंगे। एक अच्छा चैप्टर है कि फिजिक्स फर्स्ट का बेस आप समझ सकते हैं। आप ये जान लीजिए कि अगर आपको आवेश आ गया तो आपको क्षेत्र आ जाएगा। देखिएगा, जैसे आप ऐसा समझिए कि अगर आपको क्या आ गया, आवेश। आवेश डिपेंड करता है बल पर, बल डिपेंड करता है, बल से क्षेत्र मिल जाएगा, क्षेत्र से आपको उसकी तीव्रता मिल जाएगी। ठीक है, अब तीव्रता मिल जाएगी तब आपको उसका बल आघूर्ण वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी। कुल मिला के आपकी फिजिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बेस टॉपिक आपका क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चलिए अब इसके बारे में आते हैं। इंट्रो। हमें ये देखना है कि आवेश है क्या। क्या देखना है, आवेश है क्या। आवेश, चार्ज। मूलतः आप समझिए कि आपका कोई भी परमाणु है, ठीक, परमाणु में नाभिक होगा। क्या होगा, नाभिक। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक में होता कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब एक स्थिति होती है, आप कोई भी एग्जांपल उठा लीजिए, जैसे लिथियम है 3 7, उसमें जितने प्रोटॉन होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन 3 है, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। कब तक, जब तक वह धनावेशित या ऋणावेशित अर्थात धन आयन या ऋण आयन नहीं बना रहा। अब प्रोटॉनों पर अपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, प्रोटॉनों पर जो आपका चार्ज होता है वो होता है प्लस का। कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन पर यही चार्ज काहे का होता है, माइनस का, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम। मतलब परिमाण में दोनों आवेश बराबर होते हैं, परंतु प्रकृति एक की धन आवेश की होती है, दूसरी ऋण आवेश की होती है। अब इधर आइए, आप समझिए, अगर उतने ही प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब उतना ही आपका प्लस चार्ज है प्रत्येक परमाणु पर और उतना कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज। तो अगर उतना ही प्लस उतना ही माइनस है तो आपका नेट क्या हो जाएगा, जीरो। यही कारण है कि परमाणु पर कोई चार्ज नहीं होता, अर्थात परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। क्या होता है, परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। अब एक व्हाइट बोर्ड की सहायता समझते हैं इसको। चलिए अब वही एग्जाम्पल, Li3 आपके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन हैं और बाहर 2 इलेक्ट्रॉन पहली क्लास में और 1 इलेक्ट्रॉन अगली क्लास में चक्कर लगा रहा। किसी घटनावश कोई भी वो अवस्था हो सकती है, घर्षण के द्वारा या कोई और कोई कारण, कैसा भी रीजन हो, अगर किसी कारणवश इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए या कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए या हो सकता है तीनों चले जाएं। आप सोचिए, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे इस पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी। अभी आपको समझाया जाएगा आगे वाली कक्षाओं में कि इलेक्ट्रॉन के जाने की कंडीशंस क्या होंगी या और रीजन्स क्या होंगे, सब समझाया जाएगा। लेकिन अभी आप ये समझिए कि किसी भी हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अब आप सोचिए, उतना ही प्लस चार्ज था और उतना ही माइनस चार्ज। अब ये माइनस चला गया कहीं बाहर। अब आप बताइए, वस्तु पे आवेश आ जाएगा ना। अब वस्तु पे आवेश आएगा और कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसका सीधा मतलब है कि आपकी पहली परिभाषा बन गई, धनावेश। धनावेश यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज।
जो लोग फेयर कॉपी बनाना चाह रहे हैं, अगर नहीं बनाए हैं तो आप एक एक हेडिंग पर हम आपको टाइम देंगे, आप नोट कर सकते हैं आराम से। डिफिनीशन क्या होगी? किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी उसके काहे को बताएगी? धन आवेश का। डिफिनीशन होगी क्या कि किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी धन आवेश को बताएगी। किसको बताएगी? धन आवेश को प्रदर्शित करती है। ठीक, अब समझते हैं हम लोग माइनस का चार्ज। कैसा चार्ज? माइनस, नेगेटिव चार्ज अर्थात ऋण आवेश। ठीक, नेगेटिव चार्ज कैसे आप समझेंगे? फिर वही कोई एग्जांपल, जैसे इस बार कोई और एग्जांपल लेते हैं। चलिए कार्बन के ले लेते हैं। कार्बन परमाणु क्रमांक अगर आपको आ रहा तो हो जाए, क्योंकि देखो परमाणु भार से न्यूट्रॉनों की संख्या का निर्धारण होता है। प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का निर्धारण किससे होता है? परमाणु क्रमांक से। अच्छा, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, ये बात आप लोग जान लीजिए। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। कैसा कण है? उदासीन। इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। कोई चार्ज मतलब इसका चार्ज क्या होगा? जीरो होगा। ठीक, अब आप कार्बन समझिए। कितने प्रोटॉन हैं? 4। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 और भी होंगे 3 और 4, ये राउंड ही लगा रहे हैं। अब उधर से कितने आए थे? 3 इलेक्ट्रॉन बाहर गए थे ना, तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं किसी न किसी से मैचअप करेगा, ये नियम है। चलिए, अब अगर वही इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए तो कुल मिला के इसके पास 4 का प्लस चार्ज था और 4 का माइनस चार्ज था। अब 3 माइनस इसमें और ऐड हो गया। ठीक, अब बताइए 4 प्लस है और 7 क्या है? माइनस। अब इसका नेट क्या होगा? 3 माइनस हो जाएगा ना, वही जो बाहर से आया है। इसका सीधा मतलब है वस्तु क्या हो जाएगी आपकी? ऋणावेशित वस्तु हो जाएगी। कैसी वस्तु हो जाएगी? ऋणावेशित वस्तु। अब ऋणावेशित वस्तु कैसे होगी? हुई कैसे? इलेक्ट्रॉनों की कमी से। इलेक्ट्रॉनों की सॉरी कमी नहीं, अधिकता से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आया था ना। यानी अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? अधिकता। इलेक्ट्रॉनों की अगर अधिकता होगी तो उस पर कैसा चार्ज आएगा? माइनस का चार्ज। हो गई डिफिनीशन आपकी। डिफिनीशन क्या है? आप ऐसे समझिए, डिफिनीशन होगी क्या? हेडिंग क्या होगी आपकी? ऋणावेश। हेडिंग आपकी होगी ऋणावेश। हेडिंग आपकी होगी ऋणावेश। नेगेटिव चार्ज डिफिनीशन क्या बनेगी? जो लोग चाहें तो लिख सकते हैं साथ में, अगर ना लिखे हो तो। किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की, वहाँ कमी हुई थी, यहाँ क्या होना है? अधिकता। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता उसके किस चार्ज को? ऋणावेश। उसके ऋणावेश को प्रदर्शित करती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की अगर कमी हुई तो माइनस चार्ज कम हुआ। कैसा चार्ज हुआ? वो आपका प्लस का चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई मतलब माइनस चार्ज ज़्यादा हो गया, अब वो कैसा चार्ज हो गया? आपका माइनस चार्ज। तो डिफिनीशन क्लियर है सबको? किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी उसके धन आवेश को बताएगी और किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता उसके ऋण आवेश को बताएगी। चलिए, अब यही एक फार्मूला आएगा आपका, यानी चार्ज डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर।
नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इनटू, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है कितना 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19, यानी अगर ये बाहर जाएंगे तो इतना ही प्लस करेगा, अगर बाहर से कहीं दूसरे परमाणु में आ जाएंगे तो इतना ही क्या करेगा, वो माइनस चार्ज करेगा। कुल मिला के तो इस वैल्यू को हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में ई कह देते हैं, n इंटू ई। अब चूंकि बाहर अगर गए तो प्लस का चार्ज बनेगा, अगर अंदर आए तो काहे का चार्ज बनाएंगे, माइनस का। तब आपका क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एन ई। ये आपको फार्मूला नोट कर लेना है फेयर कॉपी में। हाँ, एक बात याद रखनी है कि प्लस तब यूज करेंगे जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही होगी, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही होगी, कमी, क्योंकि अभी इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी प्लस चार्ज आएगा। अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, अधिकता, तब उस पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस का चार्ज आएगा। तो तब आपको ये फार्मूला यूज, यहाँ से क्वेश्चन बनता है ऐसे, नोट्स में क्वेश्चन है कि किसी भी वस्तु का जो आवेश है अगर वो 1 कूलाम हो तो उसके द्वारा स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो कुछ नहीं, क्यू की पोजीशन पर आप 1 रख दीजिए और ई की पोजीशन पर आप 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 रख दीजिए। अब क्यू के बारे में कुछ नहीं बताया था, आप प्लस मान के चलेंगे, अगर कहता कि ऋण आवेश है तो आपको माइनस लेना होता। कुल मिला के अभी आपको साइन से मतलब नहीं, ठीक, क्योंकि वो सीधे यही पूछेगा स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। स्थानांतरित में दोनों चीजें आती हैं, चाहे कोई बाहर जाए चाहे बाहर से अंदर आए, ठीक, हुआ तो स्थानांतरण ही। तब आप क्यू की वैल्यू यहाँ पर 1 रख देना, ई की वैल्यू कितनी रख देना, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19, इधर ट्रांसफर करना, डिवाइड कर। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, पेपर में लगभग लगभग इसके 90% चांसेस हैं, कई बार पूछा गया इसे। अब आपका आवेश कंप्लीट हुआ। आवेश कितने प्रकार के, आवेश का आपका कितना प्रकार हुआ, 2 प्रकार, एक आपका प्लस का चार्ज और दूसरा आपका माइनस का चार्ज। प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी और माइनस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। ठीक, एक फार्मूला भी आपको मिला, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। अब इसको बैक कर लेते हैं, फिर अगले टॉपिक पर चलते हैं आपका, ठीक है। अब आपका अगला टॉपिक है कूलाम का नियम। ठीक, ये एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है। कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मान लो आपका ये कोई पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल, ठीक, मान लो इसका चार्ज है Q1 और इसका चार्ज है Q2, क्योंकि चार्ज क्यों से लिखा जाएगा, चार्ज को कैसे लिखेंगे, आवेश को किस अक्षर से लिखते हैं, Q से। ये आपका क्या है चार्ज, Q1, ये Q2, कुछ भी हो सकता है ये प्लस हो, ये माइनस हो, ये माइनस हो, ये प्लस हो, ये बात अभी बाद में नोट्स में क्लियर कर दी जाएगी। तो उन्होंने बताया कि ये दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे, फोर्स, फोर्स अप्लाई करेंगे। ये फोर्स आपका दोनों टाइप का हो सकता है, आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। अभी जब पूरा नियम जब आपको समझाएंगे तो आपको समझा ले जाएंगे आकर्षण और प्रतिकर्षण किस स्थिति में होगा। अब जनरल समझ लीजिए कि अगर प्लस माइनस है तब आपका आकर्षण होगा, माइनस प्लस है तब भी आकर्षण होगा, अगर प्लस प्लस है या फिर माइनस माइनस है तब क्या होगा, प्रतिकर्षण। यानी अगर अपोजिट साइन है तो आकर्षण होगा और अगर सेम साइन है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो अभी तो यहाँ हम लोगों ने क्लियर ही नहीं किया कि ये दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में, क्योंकि नियम किसी एक सिचुएशन के लिए तो बनेगा नहीं, नियम जब बनेगा तो हर सिचुएशन के लिए बनेगा। चलिए, तो गुलाम ने बताया कि इनके बीच एक बल लगता है, उस बल को वो, अच्छा बल होगा कैसा, वैद्युत बल होगा, क्योंकि आवेशों के कारण उत्पन्न हो तो कैसा बल कहेंगे इसको, वैद्युत बल कहेंगे। ठीक, इन्होंने बताया कि गुलाम के नियम में हम ये समझेंगे कि वैद्युत बल वास्तव में होगा कितना। बहुत इंपॉर्टेंट ये नियम इन्होंने बनाया, क्योंकि अगर ये नियम ही ना बनता तो हमें यही नहीं पता लगता। ये तो जान जाते कि हाँ वैद्युत बल काम करेगा, लेकिन ये ना जान पाते कि कितना काम करेगा, 4 न्यूटन काम करेगा कि 5 न्यूटन काम करेगा, 10 न्यूटन काम करेगा, जो भी हो। ठीक, तो उन्होंने बताया कि वैद्युत बल वास्तव में लगेगा कितना। तो इन्होंने जो अपना नियम बनाया उसमें यह बताया कि बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती मतलब दोनों चार्ज अगर ज़्यादा होंगे तो बल ज़्यादा होगा, दोनों चार्ज अगर कम होंगे तो बल कम होगा। ठीक, इसी को माना गया यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद बताया कि ये जो बल होगा वो आपका दूरी पर भी दूरी पर भी डिपेंड करेगा। आप जनरल समझिए, कोई भी फोर्स है, ठीक, अगर दूरी
कम होगी तो फोर्स ज़्यादा होगा, दूरी ज़्यादा हो जाएगी तो फोर्स कम होगा। वो आपने ये लाइट के खंभे वगैरह देखे होंगे, उसमें लिखा होता है ऐसे खतरा है, इसका मतलब इससे ऊपर जाओगे तो वो फोर्स अट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप नीचे हो, चल रहे हो, नीचे रोड है, तब आपको वो फोर्स अट्रैक्ट नहीं कर सकता। कुल मिला के दूरी के साथ ये कंडीशन है, दूरी ज़्यादा होगी बल का मान कम होगा, दूरी कम होगी बल का मान ज़्यादा होगा। अगर एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ ज़्यादा हो और उसके ज़्यादा होने से दूसरी चीज़ कम हो, तब इसे हम व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। तो F प्रोपोर्शनल टू व्युत्क्रमानुपाती को हम लोग 1/, से लिखते हैं 1/r²। इसको माना इन्होंने इक्वेशन नंबर 2। ठीक, यानी कूलाम का नियम। अब लैंग्वेज इसकी क्या होगी? इन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये लैंग्वेज है, हम बोल रहे हैं, आप लिख भी लीजिए कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला कैसा बल? वैद्युत बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब लेते हैं नेक्स्ट पेज। अब एकदम अच्छे से इसका फिगर वगैरह बना लेते हैं, क्योंकि लैंग्वेज आपकी हो गई। एक बढ़िया सा फिगर, ये आपका चार्ज है Q1, ये आपका चार्ज है Q2, दोनों के बीच की दूरी क्या है? R। हमें कैलकुलेट क्या करना है? इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर दूसरा क्या है? F प्रोपोर्शनल टू 1/r², इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों समीकरणों को संयुक्त कर दीजिए। दोनों समीकरणों को संयुक्त करने पर डबल एफ संयुक्त करने का मतलब अगर कोई भी चीज डबल टाइम है तो उसको आप सिंगल टाइम लिखेंगे। जैसे डबल टाइम एफ है तो सिंगल टाइम, डबल टाइम साइन है सिंगल टाइम। अब Q1 Q2 यहाँ डबल टाइम तो है नहीं, R² वहाँ नहीं है, रिपीटेड नहीं है। Q1 Q2 कहाँ है? अंश में है। R² कहाँ? हर में। तो सीधे ऐसे लिख लीजिए Q1 Q2/R²। अब प्रोपोर्शनल टू हटेगा, इक्वल टू लगेगा। अच्छा, प्रोपोर्शनल टू इक्वल टू में रिलेशन क्या है? प्रोपोर्शनल टू का मतलब है बढ़ने से बढ़े और घटने से घटे। इक्वल टू मतलब हाँ एकदम तुम्हारे बराबर। ठीक, तो जब प्रोपोर्शनल टू हटा इक्वल टू लगेगा तो या तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? देखो, कांस्टेंट साइंटिस्ट लोग तब तय करते हैं, जैसे मान लो कोई नियम बताया कि इनके भाई ये 4 है आवेश, ये इसका 3 आवेश है, ये बीच की दूरी 5 है। अब इनके नियम से आप चलिए, 4 3 12, 5 5 जा। अब जब फोर्स निकाला, रियलिटी जो फील हुई वो इसकी वैल्यू या तो इससे ज़्यादा हुई या तो कम हुई, इसका मतलब एक्यूरेट इसके बराबर नहीं है। तो कांस्टेंट फिर लाने की आवश्यकता पड़ती है, वो माध्यम पर डिपेंड करता है कि आपका चार्ज किस माध्यम में है और उस समय की स्थितियाँ क्या हैं। तो जो कांस्टेंट आते हैं वो मीडियम पर डिपेंड करते हैं। तो कांस्टेंट जो जहाँ आता है उसको कहते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ये हुआ आपका कूलाम के नियम का फार्मूला। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट है क्या? 4 पाई आपको जानने की जरूरत नहीं है। 4 भी एक नंबर है, पाई भी एक नंबर है तो संख्या ही। पहले पाई एक कैसे संख्या? अपरिमेय संख्या, लेकिन इसकी वैल्यू किसके समकक्ष ली जाती है? 22/7 या फिर 3.14। हमें एप्सिलॉन नॉट जानना है। एप्सिलॉन नॉट है क्या? एप्सिलॉन नॉट है माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। ऐसे नोट्स में ऐसे नोट्स बनेगा आपका। नोट्स फर्स्ट होगा
बल कैसी राशि है? सदिश राशि। तो कभी कभार इंटरमीडिएट में कूलाम का नियम का फार्मूला पूछेगा, लेकिन वो सदिश फॉर्म पूछ लेगा कि इसका सदिश फॉर्म क्या होगा। सदिश फॉर्म का मतलब है कि जो चीज़ें सदिश राशियां हैं उस पर आप वेक्टर दीजिए। तो आपका फार्मूला है क्या? एफ इजक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आप सोचिए, यहाँ ये सदिश राशि यहाँ लगाएंगे, सदिश राशि है नहीं। आवेश कोई सदिश राशि नहीं है, दूरी भी सदिश राशि, लेकिन हाँ दूरी को अगर हम विस्थापन बना ले जाएं तो इसको हम सदिश राशि में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक आर से नीचे ऊपर हमने कर दिया गुणा, तब आपका फार्मूला क्या बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब, इधर एक आर आ जाएगा। अब इस आर को हम बना सकते हैं विस्थापन समझ के, लेकिन अगर हम ये वेक्टर बनाएंगे जिसका कुछ ना कुछ मान आएगा तो फिर कूलाम का नियम गलत हो जाएगा। तो इस रीजन से फिर हम आर से ना गुणा करके आर कैप से गुणा करते हैं। अब आर कैप से अगर गुणा करेंगे तो हमको रिस्पॉन्स क्या रहेगा? फिर हमारा फार्मूला होगा एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ एक आर कैप आ जाएगा नीचे आर कैप, क्योंकि आर कैप एक एकांक सदिश है। आर कैप का जो परिमाण होगा वो क्या होगा? एक होगा। तो सीधे हम आर कैप, ये हमारा वैद्युत बल का सदिश फॉर्म हो गया। हाँ, एनसीईआरटी हरकत करता है इस मामलों में, कभी यहाँ 1 2 करेगा तो जब यहाँ 1 2 करे तो आप यहाँ 1 2 कर दीजिएगा, जब यहाँ 2 1 करे तब आप यहाँ 2 1 कर दीजिएगा, और कुछ नहीं करना। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 2 1 कर देगा, बस केवल ये आप ध्यान रखना कि 1 2 जैसे करे बल में वैसे आपको उसके डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस का जो यूनिट वेक्टर है एकांक सदिश वहाँ कर लेना है। अब कूलाम के नियम में हम अभी हमने आपको बताया, तो फिलहाल दोबारा से फिर रिपीट कर रहे हैं, नोट सेकेंड होगा। पहला चीज़ ये आपका जो वैद्युत बल है, कक्षा 11 में आप पढ़े गुरुत्वाकर्षण बल। अगर दो चीज़ें हैं उनके मॉस हैं और कोई ना कोई डिस्टेंस है, तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला था Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। एकदम ऐसा ही है, एकदम इसी के समतुल्य है, केवल वहाँ पर द्रव्यमान होता है, यहाँ पर वहाँ चार्ज आ जाता है। तो द्रव्यमान के कारण अगर कोई बल लग रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। और अगर आवेशों के कारण कोई बल लग रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल। ये उसकी समानता हुई। अब दूसरे पेज से समझते हैं। लॉजिक आपका क्या होगा? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया इसको, नोट्स तुलना करा के पूछते हैं कि अगर सेम पार्टिकल लिए जाएं Q1 और Q2, इनके मॉस ले लिए जाएं M1 और M2, ठीक, बीच की रेडियस आपकी वही R हो, तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में, गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में अगर कंपेयर किया जाए तो वैद्युत बल हमेशा शक्तिशाली होगा गुरुत्वाकर्षण बल से। F इलेक्ट्रिसिटी इज ग्रेटर देन ऑलवेज F ग्रेविटेशनल। वैद्युत बल से आपका गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा शक्तिशाली होगा, और थोड़ा बहुत नहीं, कई गुना शक्तिशाली होगा। अभी आगे आपको करवाया जाएगा, इलेक्ट्रॉनों के बीच में बहुत बड़ा हो जाता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों के बीच में लगभग 10 की पावर, आप समझ लीजिए कि 38 गुना के आसपास होगा। 38 गुना 10 की पावर 38 बहुत बड़ी वैल्यू है। एक के बाद आपको 38 बार जीरो लगाने, वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब और कौन सी चीज़ पूछ सकता है इसमें? ऐसे नोट्स में आप लोग लिखते चलिएगा, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप यहीं से नोट करते रहिएगा। धीरे धीरे अभी आगे आपको और थोड़ा टाइम देंगे, क्योंकि बहुत देर हो गई है, पहला लेसन है, सब कुछ ख़त्म भी करना है। तो अगला नोट्स होगा कि हम जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो 1/4 पाई का वैल्यू 3.14, इसका वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12, सॉरी ये 12 है, ठीक, ये होगा, वैल्यू दिखाई जा चुकी है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसका अगर आप शॉर्ट में वैल्यू निकालना चाहें तो डायरेक्ट इसका सोल्यूशन आप यही याद भी रखिए, क्योंकि एग्जाम में आपको ये कैलकुलेशन भारी पड़ सकता है, टाइम ज़्यादा रहेगा नहीं आपके पास। तो 9 × 10 की पावर 9 होगी इसकी वैल्यू। अब इसका भी कभी कभार यूनिट पूछ लेता है, कि पेपर का कोई भरोसा नहीं है, बहुत सालों से बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं, ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो हर बार कुछ ना कुछ तो अपग्रेड करेगा वो। तो हो सकता है इसी की वैल्यू डायरेक्ट पूछ ले या इसका यूनिट डायरेक्ट पूछ ले,
तो कुछ है नहीं, एप्सिलॉन नॉट का जो भी मात्रक था आप उसे पलट दें। अगर आप भूल गए हैं तो आप कहीं साइड में लिख लीजिए फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान का आर स्क्वायर। अब ये यहीं रहेगा, ये इधर आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो इसको आप कांस्टेंट रखिए यूनिट बनाते समय, F अपान Q1 Q2 इंटू आर स्क्वायर। ये इधर मल्टीपल में, इधर डिवाइड में आएगा, ये इधर डिवाइड में है, इधर कहे में आएगा मल्टीपल में। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या वैल्यू आएगी, क्या इसका यूनिट आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नेक्स्ट क्लास में भी आपको एप्सिलॉन नॉट का विमा भी बताएंगे, लेकिन आज नहीं, अगली क्लास में। कुछ है नहीं, फार्मूले से विमा निकल आती है। अब फिर से चलते हैं अगले पेज पर। अब इसके बाद वैद्युत क्षेत्र। आप उम्मीद करिए कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पूछ ही सकता है और कई नंबर का पूछ सकता है वो। चलिए अब सोचो, ये आपका कोई चार्ज है, ये आपका कोई भी चार्ज, इसका चार्ज है Q1। अब अगर कोई भी इसके आसपास, मान लो ये किसी ऐसे मीडियम में रखा है, ठीक, एक कोई दूसरा चार्ज है Q2 अभी यहाँ है, ठीक, अभी उस पर कोई इफेक्ट नहीं है, ना कोई अट्रैक्शन फोर्स है, ना आकर्षण बल है और ना प्रतिकर्षण बल है यहाँ पर। लेकिन जैसे जैसे इसको नज़दीक लाते हैं, मान लो यहाँ ले आए इसको, अब देखते हैं कि ये वैद्युत बल का अनुभव कर रहा है। किस बल का, वैद्युत बल का। अच्छा, वैद्युत बल हो कैसा सकता है, ये आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। आकर्षण कब होगा, जब ये भी प्लस हो और ये भी प्लस हो, तब क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण का हो जाएगा। लेकिन अगर माइनस हो एक, तब क्या हो जाएगा, आकर्षण का हो जाएगा। तो ये एक ऐसा एरिया है, मतलब बाहर था तो इस पर कोई वैद्युत बल का एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही कुछ इसके नज़दीक आया तुरंत इसको वैद्युत बल का अनुभव। तो यही जो एरिया है इसी को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। डिफिनेशन कैसे बनेगी आप देखिएगा, आवेश, अच्छा हाँ एक लाइन और दूर, चाहे आवेश हो चाहे आवेशों का कोई ग्रुप हो, अरे जब आवेश के पास क्षेत्र है तो आवेशों के ग्रुप के पास क्षेत्र होगा। तो आवेश अथवा ये आवेश है और ये आवेश समूह है। आवेश अथवा आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा कैसा कण हो, वो आने वाला कण कैसा होना चाहिए, वो भी चार्ज्ड होना चाहिए, आवेशित कण। वो चाहे जैसा हो, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, कम हो या फिर ज्यादा हो। आवेश अथवा आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई आवेशित कण आने पर काहे का अनुभव करे, वैद्युत बल का। आपको क्लियर भी नहीं करना कि वो प्रतिकर्षण करे या आकर्षण करे, आप वैद्युत बल कह देंगे तो आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों चीज शामिल हो जाती है, क्योंकि वैद्युत बल होता ही दो प्रकार का है, एक आकर्षण का, दूसरा प्रतिकर्षण का। तो आवेश समूह अथवा आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेशित कण आने पर वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत, अंग्रेजी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी, ऊपर लिखा है। ठीक, इसको लिखने का तरीका, इसको ई से लिखते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल ई, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। अब ये राशि कैसे, ये भी सदिश राशि होगी क्योंकि ये डिपेंड किस पर कर रहा है, बल पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, बल पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर बल पर डिपेंड कर रहा है तो बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। आपका वैद्युत क्षेत्र भी कैसी राशि होगा, सदिश राशि होगा। चलिए बस अब आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में। थैंक यू।